हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज आपके लिए लेकर आया हूँ ग्लोबलाइजेशन चैप्टर से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा बेस्ड क्वेश्चंस। इससे पहले एक वीडियो ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ, लेकिन स्टूडेंट्स ने डिमांड की कि दे वांट मोर क्वेश्चंस। तो मोर क्वेश्चंस का मतलब है कि मुझे फिर से आना पड़ेगा और आपका बड़ा ब्रदर होने के नाते मैं आपके लिए बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस लेकर आए और आई एम डैम श्योर कि अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हैं तो 100% आपका जो वाइवा बहुत अच्छा होने वाला है, बिकॉज आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। तो यहाँ देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है, लेकिन उससे पहले ये भी कहूँगा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कुछ और वीडियोस के लिंक्स भी मिलेंगे, वो भी आप जरूर देखिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन सिर्फ यही है कि आपका टीचर आपसे ये पूछ सकता है कि आप ग्लोबलाइजेशन का मतलब बताइए। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? जनरली ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है फ्लो लोगों का आना जाना इधर। ऐसा नहीं, वो कहते हैं कि नहीं, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। नो डाउट यू आर ऑल्सो ए पार्ट ऑफ दैट। इंसानों का आना जाना तो है, लेकिन उसके साथ साथ फ्लो ऑफ आइडियाज, कैपिटल्स, गुड्स और साथ में पीपल। तो आपने बोलना है कि ये फ्लो सिर्फ लोगों का ही नहीं होता, आइडियाज का भी होता है, पीपल का भी होता है, गुड्स का भी होता है, कमोडिटीज वगैरह इन सब का होता है। तो आपने ये आंसर वहां पर देना है और आपको 100% टीचर जो है अप्रिशिएट करेगा आपके इस आंसर के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। एमएनसी की फुल फॉर्म बतानी है, यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एमएनसी की फुल फॉर्म होती है मल्टीनेशनल कंपनी। इट्स वेरी क्लियर, यहां पर कोई डाउट नहीं होगा और टाइम नहीं लगेगा ज्यादा। नेक्स्ट है आपका इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन ईच कल्चर। हर कल्चर के ऊपर ग्लोबलाइजेशन का क्या इफेक्ट होता है? तो सिंपल सी बात है कि ये हर कल्चर को डिस्टिंक्टिव या यूनिक बना देता है ग्लोबलाइजेशन। वो क्यों बनाता है उसका आंसर आगे वाले क्वेश्चंस में हमें मिल जाएगा कि कैसे हर कल्चर को ये इफेक्ट करता है, डिस्टिंक्टिव या थोड़ा सा यूनिक बना देता है। अब चलते हैं, व्हाट डायमेंशन डज ग्लोबलाइजेशन हैव। ग्लोबलाइजेशन की डायमेंशन यानी इसकी जो हद है कहाँ तक है? पॉलिटिकल लेवल पे भी आप बोलेंगे इसका आंसर होगा, इकोनॉमिक लेवल पे भी है और इवन सोशल लेवल पे भी है। तो हम कहेंगे ये तीनों के तीनों एस्पेक्ट हमने कवर करने हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल। ये आपने यहाँ पर आंसर देना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब क्या कोज हो सकता है ग्लोबलाइजेशन का? तो ग्लोबलाइजेशन के पीछे सबसे बड़ा कोज क्या होता है? एक तो हम कहेंगे कि टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है कि उसमें सब चीज़ें आ जाती हैं जो हम मोबाइल फ़ोन से लेकर या जो व्हीकल्स भी हैं, कार हैं, ट्रेन्स हैं, बस हैं, प्लेन, दे आर ऑल्सो ए पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। सेकेंड बात है इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द पीपल फ्रॉम वन कंट्री, या उनकी एक जगह से दूसरी कंट्री जो दुनिया की है वहाँ तक उनका इंटरकनेक्ट होना भी ग्लोबलाइजेशन का जो है कॉज है। कि यस, लोग जो है चाहते हैं कि हम दूसरे देशों के लोगों के साथ कनेक्ट हों, जुड़े, ये नहीं है कि बिल्कुल आइसोलेटेड से रहें। तो ये दो रीज़न देने हैं, एक तो टेक्नोलॉजी और दूसरा आ जाएगा इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द पीपल। ये वीडियो उससे बहुत अच्छा है, मैं आपको डैम श्योर कहता हूँ, बहुत अच्छे क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। मेन एजेंडा ऑफ WSF, वर्ल्ड सोशल फोरम का मेन एजेंडा क्या था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी से ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी फ्रेम होगा जो अभी आएगा आपके सामने। तो एक्चुअल में क्या है, ये थोड़ा सा क्रिटिसाइज करते थे, जो न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन है उसको क्रिटिसाइज करते थे। तो आपका टीचर आपसे पूछ सकता है, अगर आपने इसका आंसर ये दिया कि ठीक है हमने बोल दिया अभी ये जो ग्लोबलाइजेशन को जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं, तो उसका क्या रीज़न है? अब आपको बताना है यहाँ पर, लेकिन इससे पहले एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। व्हाट इज द राइटिस्ट व्यू अबाउट ग्लोबलाइजेशन? जो राइटिस्ट, जैसे लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट आपने देखा होगा, प्रो पुअर जो पार्टी होती हैं, लेफ्ट वाले होते हैं, राइटिस्ट थोड़े से ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, उनका क्या व्यू है ग्लोबलाइजेशन को लेकर? तो उन्होंने क्या बोला है, राइटिस्ट ने बोला है यहाँ पर, या बोलेंगे कि वो इसकी फेवर में नहीं है। एक्चुअल में वो कहते हैं कि इससे हमारी जो स्टेट कैपेसिटी वो थोड़ी सी वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। मतलब कहने का क्या है कि जब MNCs हमारे देश में आ जाएंगी तो ऑफ कोर्स क्या है, हमारा जो स्टेट का डिसीजन लेने का एक जो लेवल होता है वो कम हो जाता है। उनका इफेक्ट तो होता ही देखो MNCs का, वो चाहती हैं कि उनको पॉलिसीज़ उसी के अकॉर्डिंग दी जाएँ जैसा वो चाहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, वो है न्यू लिबरल कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये मैंने बीच में छोड़ दिया था, एक्चुअली में शॉर्ट में लिखा है ग्लोबलाइजेशन क्योंकि मुझे और भी क्वेश्चंस कवर करने थे यहाँ पर। तो न्यू लिबरल कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या है? इसका आंसर मैंने बहुत अच्छा लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म पॉलिसीज, जैसे आप एलिमिनेट कर देते हैं प्राइस कंट्रोल को, डीरेगुलेट कर देते हैं कैपिटल मार्केट को, लॉवरिंग ट्रेड बैरियर्स स्पेशली थ्रू प्राइवेटाइजेशन एंड ऑस्टेरिटी। मतलब आप कहते हैं कि चलो हमने क्या करना है, प्राइवेटाइजेशन कर दो, हमने क्या लेना है इससे।
लेकिन इससे क्या होता है, सबसे बड़ा जो इसका जो इफेक्ट है वो कहते हैं कि अगर आप इतना सब कुछ कर देंगे ना तो इसके 2-3 ड्रॉबैक और भी हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक है, यानी आप एब्सोल्यूट अगर मार्केट को फ्री कर देंगे, इसको प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाएंगे, तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जो अमीर लोग हैं वो अमीर हो जाएंगे, बिकॉज दिस मीन्स हम कैपिटलिज्म की तरफ बहुत ज़्यादा फास्ट बढ़ रहे हैं और गरीब लोग गरीब हो जाएंगे, अमीर अमीर और गरीब लोग गरीब हो जाएंगे। इसलिए जो है ये जो नियो लिबरल कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन है, वैसे उसका मतलब मैंने आपको ये बताया, लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है कि अमीर और अमीर होगा और गरीब हो जाएगा। ये कहते हैं अभी सब कुछ फ्री कर दो भाई, ट्रेड बैरियर बिल्कुल हटा दो आप और लोगों को फ्रीडम दे दो, लेकिन उससे क्या होता है कि जब एमएनसीज आपके देश में एंटर करना शुरू करती हैं तो आपकी जो एक डिसीजन लेने की पावर होती है वो कम होती चली जाती है। एनीवे अब चलते हैं WSF, इसके बारे में जो है वो क्या हम जानते हैं, वर्ल्ड सोशल फोरम के बारे में। ये भी आंसर मैंने बहुत बढ़िया लिखा हुआ है। ये एक अनदर ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जो ब्रिंग्स टुगेदर, मतलब एक साथ लेके आता है ए वाइड कॉलिशन कंपोज्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज। उसमें ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज भी आ जाएंगी, इन्वायरमेंटलिस्ट भी आते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये लोग ये नहीं चाहते कि आप कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ रहे हो तो इन्वायरमेंट को छोड़ दोगे आप, नहीं, आपको पर्यावरण का भी ध्यान रखना है, आपको लेबर, यूथ एंड विमेन एक्टिविस्ट, ये सब इसी का ही एक पार्ट हैं, और जो कि क्या है, अपोज करते हैं किसके, नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन के। कहते हैं कि नहीं, आप जो है ऐसा नहीं कर सकते कि सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ वो कर दें कि उसमें बिल्कुल लिबरल हो जाना चाहिए, नहीं, आपको इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना है, लोगों का भी ध्यान रखना है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में तो हम कहते हैं कि डेवलपमेंट से कनेक्टेड जो चीज़ होती है वो, अब डेवलपमेंट करेंगे तो डेवलपमेंट पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, क्योंकि अगर एक तरफ तो आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग स्ट्रक्चर नजर आएंगे, लेकिन दूसरी तरफ क्या है, जो गरीब लोग हैं उनका जो रहने की जगह है वो भी मे बी उनसे छिन जाती है, तो बहुत सारे उसके ड्रॉबैक होते हैं। तो ये वर्ल्ड सोशल फोरम मैंने आपको बताया क्या है, एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जिसका जो एरिया है बहुत बड़ा है, और इसमें सिर्फ एक कैटेगरी की लोग नहीं इन्वॉल्व, इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। इसमें कौन कौन है फिर भी बता देता हूँ, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, और इसके अलावा इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, लेबर हैं, यूथ एंड विमेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो ये सब के सब लोग इसमें इन्वॉल्व हैं जो अपोज करते हैं न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन को। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं टीचर कि कल्चरल होमोजेनाइजेशन और कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन क्या होती है। देखो, कल्चरल होमोजेनाइजेशन क्या होती है, जैसे सपोज हम लोग अपने इंडिया में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आपको देखने में मिलेगा ब्लू जीन्स का, मैकडी का, मैकडोनल्ड का हम खाना खाते हैं। अब कहते हैं कि अगर ये इफ आपकी यहाँ कंट्री में है, क्योंकि एमएनसीज आएंगी तो ऑफकोर्स उनके साथ बहुत सारी और चीज़ें भी आएंगी, लेकिन इसकी दो बातें हो सकती हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। इसी पॉइंट के अंदर होमोजेनाइजेशन में जब हम हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, कहते भी चलो ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम मसाला डोसा खाते हैं या अपनी इंडिया की कोई ऐसी आइटम खाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये चीज़ आपकी आइटम को तो रिप्लेस नहीं कर रही है ना, आपकी आइटम भी तो अवेलेबल है मार्केट में, बट इट एड्स ऑन चॉइसेस। तो ये दोनों पॉइंट है, इसमें आपको माइंड में रखनी है। यानी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कल्चरल ग्लोबलाइजेशन का, इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म कल्चर और डिफरेंट कल्चरल प्रैक्टिसेस इनटू वन कॉमन कल्चर। जैसे ब्रॉड कल्चर हमारा एक कैटेगरी है उसकी, अब उसके अंदर आ जाती हैं नेक्स्ट कैटेगरी, आपका मसाला डोसा भी है, आपका मेन्यू भी है। जैसे सपोज आप कहीं पर भी जाते हैं, वहाँ आपको जो क्विज़िन होती हैं, यानी सपोज आप रेस्टोरेंट में गए हैं, वहाँ आपको चाइनीज़ फूड भी मिलेगा, रशियन भी मिल जाएगा, इटालियन भी मिल जाएगा, फ्रेंच में मिल जाएगा, स्पेनिश में मिल जाएगा, सारी तरह के फूड होना, तो क्या फ़र्क पड़ता है उससे, आपको तो जो खाना है आप खाएंगे ना उससे। तो ये कहते हैं कि एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसमें क्या होता है, द राइज ऑफ यूनिफॉर्म कल्चर इज नॉट इमर्जेंस ऑफ ग्लोबल कल्चर। फॉर एग्जांपल, जो मैकडी है वो डोमिनेंट है क्रॉस ग्लोब, बट इट मस्ट नॉट बी टेकन नेगेटिवली, क्योंकि मैकडी जो मैंने आपको बता ही दिया आपकी सिर्फ चॉइस को ऐड करता है। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट है कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, इसमें एक ऑपोजिट इफेक्ट होता है, द प्रोसेस लीड्स टू ईच कल्चर बिकमिंग मोर डिफरेंट एंड डिस्टिंक्टिव इन नेचर। ये जो ऑलरेडी यहाँ पर हमने बताया कि हर कल्चर जो है डिस्टिंक्टिव हो जाता है, यूनिक सा हो जाता है, क्योंकि देखो जब बहुत सारी चीज़ें आपके पास आती हैं तो आपके कल्चर का जो डायमेंशन है, एरिया थोड़ा सा तो श्रिंक करेगा ही, क्योंकि देखो जब आप एक चीज़ को फॉलो करते हैं दूसरी को छोड़ देते हैं, उसमें चाहे आपकी इंडिया की ही बहुत सारी बातें हो जो आपको लगता है कि नहीं यार ये तो हम नहीं खाएंगे, हम तो डोमिनोज से खा लेंगे, तो ये फ़र्क तो थोड़ा सा आता ही है, ये थोड़ा सा जब आपका कल्चर एक यूनिक हो जाता है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, इसमें क्या है, लिबरलाइजेशन इन इंडिया, ये कब हुआ था,
तो ये आपको पता ही होगा 1991 में हुआ था। और किस लिए हुआ था ये आप रीज़न बताइए, कि टीचर आपसे पूछ सकता है कि चलो ठीक है, अगर प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन जो है 1991 में हुआ था, लेकिन क्यों हुआ था? इसका मेन पर्पस था हमें अपनी इकोनॉमी को बेटर करना था, क्योंकि जो हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम चल रही थी, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था, उसकी वजह से हमें लगा कि यार हमें भी अपनी इकोनॉमी को बेटर करने के लिए लिबरलाइजेशन की प्रोसेस फॉलो करनी होगी, जैसा कि चाइना ने किया था 1978 में, हमसे कुछ साल पहले उन्होंने कर लिया, हम लोगों ने फिर 1991 में किया, तो टाइम तो लगता है उसमें थोड़ा सा। इसके बाद आ जाते हैं बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन, 1st, 4th और 7th WSF यानी वर्ल्ड सोशल फोरम की जो मीटिंग्स है वो कहाँ कहाँ हुई हैं, ये आपको मैं बता देता हूँ। इसमें जो WTO की, सबसे पहले तो हम कहेंगे कि WTO की एक मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी सिएटल में 1999 यानी 1999 में हुई थी। और फर्स्ट WSF मीटिंग हुई थी पोर्टो एलेगर में 2001 में। 4th यहाँ पर जैसे कि मैंने मेंशन किया है वो हुई थी आपकी 2004 में मुंबई में। और 7th मीटिंग हुई थी इसकी, वो वैसे नैरोबी में हुई थी, तो लेटेस्ट भी बोल सकते हैं उसको। अब 4 डिफरेंट फ्लोज हैं ग्लोबलाइजेशन के अंदर, वो ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ मैं आपको, आइडियाज, कैपिटल, कमोडिटी एंड पीपल, ये फ्लो है। फिर क्या एक ड्रॉबैक बताइए ग्लोबलाइजेशन का, ग्लोबलाइजेशन में आपको क्या ड्रॉबैक लगता है, ये टीचर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या ड्रॉबैक हो सकता है? तो ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि इसमें जब हम कहते हैं ना कि सब कुछ आप एक्सेप्ट कर लो, उसमें रिच हो जाएगा और पुअर हो जाएगा, क्योंकि कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ावा देता है ये। तो ग्लोबलाइजेशन जो है वो क्या करता है, इट रिप्रेजेंट्स ए पर्टिकुलर फेज ऑफ ग्लोबल कैपिटलिज्म दैट मेक्स अ रिच रिचर एंड पुअर पुअरर। अब नेक्स्ट है विच इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये क्वेश्चन यहाँ मेंशन नहीं है कि कौन सी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जो एक डोमिनेंट रोल प्ले करती है, एक इफेक्टिव रोल प्ले करती है इन डिटरमाइनिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज अक्रॉस द वर्ल्ड। इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने में किसका रोल होता है? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। इसके अलावा WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, या फिर आप कह सकते हैं वो है वर्ल्ड बैंक का। ये 3 आपने बोलनी है, IMF, WTO, वर्ल्ड ट्रेड बैंक। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो वाइवा बेस्ड आपके लिए स्पेशली इसी चैप्टर के लिए मैंने तैयार किया। आपको मैं ऑलरेडी पहले बहुत बार कह चुका हूँ कि आप फ्री माइंड होकर कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइए कि आपको किसी तरह की कोई और वीडियो अवेलेबल करनी है तो मैं कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप चाहें तो मुझे दूसरे चैनल तनसर व्लॉग्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर आप मेरी पर्सनल वीडियोस देख सकते हैं, मेरी फैमिली से रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच एंड हैव वेरी नाइस डे।